हमारे विद्यालय के प्रबंधक महोदय, विद्यालय के अध्यक्ष महोदय पुष्पार्चन करने की कृपा करें। कृपया जोरदार तालियों से हम सभी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। करना चाहूंगी, कृपया जोरदार कर्तन ध्वनियों से उनका स्वागत और अभिनंदन करें। और नवीं की छात्राओं को उनके स्वागत नृत्य के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं। एंड थैंक यू सो मच कि आप अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के यहाँ आए हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आप जैसे कि पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो आपका ज्यादातर समय राज्य के लिए रहता है, तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आप अपने निजी जीवन और राजनीतिक जीवन में कैसे बैलेंस बनाते हैं, कैसे संतुलन बनाते हैं? सबसे पहले तो सबसे पहले तो आज आप सबके बीच में आकर मुझे बहुत खुशी होती है और प्रसन्नता होती है कि मैं सब अपने छोटे भैया बहनों के बीच में आया हूँ। भैया बहन यहाँ पर शिक्षा कर रहे हैं और मेरे लिए बड़ा सुंदर है कि आज मैं ताड़िकेट आया तो आप सबके बीच में आने का अवसर सांसद भारत सरकार के मंत्री अजय टोटा जी, माननीय कला मंत्री जी और प्रबंधक जी और प्रधानाचार्य और सभी शिक्षक सभी आए हुए अतिथिगण। बेटी हिमांशी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि निजी जीवन और निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन के जीवन में कैसे सामंजस्य बैठाते हैं, ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल सही है कि हम जब सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो निजी जीवन के बहुत सारे जो काम होते हैं या निजी जीवन की जो जरूरतें होती हैं उनसे हमको समझौता करना होता है और समझौता केवल स्वयं को नहीं करना होता है, समझौता पूरे परिवार को भी करना होता है, क्योंकि अगर वो लोग समझौता न करें तो सामाजिक जीवन में काम करना बहुत मुश्किल होता है। और इसलिए मैं थोड़ा अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं एक सैनिक का बेटा हूँ। मैंने बचपन से ही अपने दूसरे पिताजी को सेना में जाते हुए देखा, साल भर में एक बार कभी आ जाना होता था, साल में भी नहीं आते, साल से भी ज्यादा हो जाता था और कभी छुट्टी नहीं मिलती थी, कभी कुछ लड़ाई कर गई, पहले बोलते थे ना लड़ाई लग जाती है, आप लोगों ने तो ये सब हमने बचपन से देखा। इसलिए माँ की तरफ से, पिताजी की तरफ से हमेशा प्रोत्साहन मिला इसमें, इसीलिए काम करता है। क्योंकि बच्चे भी हैं, मेरे बेटे
देना चाहिए, लेकिन बेटों के समझ में जल्दी आ गया, ज्यादा बड़े नहीं है, 11 साल का है और एक 12 साल का और एक 14 साल का। तो वो दोनों जो है अपनी माँ को भी कहने लगे शुरू से, पापा को बहुत काम करना होता है, इसलिए मम्मा जो है इसमें आप पापा से मत बोला करो कि ज्यादा समय देना है, इसलिए परिवार को समझते हैं। और मैं स्वयं भी कोशिश करता हूँ जितना समय मिले, थोड़ा बहुत ज्यादा तो नहीं मिल पाता है, लेकिन जो भी समय मिलता है मैं कोशिश करता हूँ अपने उस जीवन से भी तालमेल में बैठा लूँ। बाकी निजी जीवन सार्वजनिक जीवन में आने के बाद मुझे लगता है कि वो बहुत न्यूनतम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, और पूरा प्रदेश वही अपना परिवार हो जाता है, तो उसको पूरा परिवार मान के काम करना होता है। सर मैं एक बोर्ड परीक्षार्थी हूँ और मेरी बोर्ड परीक्षा नजदीक है। सर इस विषय में मैं आपसे टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। सर आप हमारे आप इसे कैसे करते हैं? धीरज, टाइम मैनेजमेंट का महत्व सबके लिए है। कोई देश और दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है तो उसके पास भी 24 घंटे का समय होता है, और मेरे पास और आपके पास भी 24 घंटे का ही समय होता है। और टाइम का बहुत महत्व है। टाइम एक ऐसी चीज है, समय ऐसी अमूल्य, समय ऐसा अमूल्य है जिसका वो कभी जीवन में लौटकर नहीं आता है। अगर हम लोग ये सोच लें कि ये जो आज का दिन है, आज कितनी तारीख है? 22 तारीख, और ये दिसंबर का महीना, शाम का लगभग 4, ये हम सबके जीवन में कभी लौटकर नहीं आएगा। ना मेरे जीवन में आएगा, ना आपके किसी के जीवन में आएगा। जितने भी लोग हैं उनके जीवन में ये समय दोबारा कभी लौटकर नहीं आएगा। इसलिए टाइम का महत्व बहुत है, और टाइम का सदुपयोग हमको अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर करना होता है कि किस समय पर हमको कौन सा काम करना है। उसकी जो समीक्षा है या उसका आकलन है वो हमें स्वयं ही करना होता है। और बोर्ड परीक्षाएं आ रही हैं तो बहुत घबराने से काम नहीं चलेगा, और ये मत सोचना कि बोर्ड परीक्षा आएगी हम उसी समय पढ़ाई करेंगे। देखिए, थोड़ा थोड़ा करके जब हम रास्ता चलते जाते हैं तो रास्ता जो है छोटा होता चला जाता है, लक्ष्य हमारा पास आता जाता है, मंजिल हमारे पास आ जाती है। और अगर हम सोचें कि एक ही दिन में हम जो है सारा रास्ता तय कर लें, क्या पता थक भी सकते हैं, और थकने के बाद अब रात भर पढ़े, पता चला परीक्षा आ रही है, रात भर पढ़ रहे हैं। अब सवेरे 8 बजे 10 बजे जब पेपर देने जाएंगे तो पेपर देते समय ही नींद आ रही है। वो अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा करके समय का मैनेजमेंट करें। तो इसलिए अभी से अपनी समय सारणी बनाइए, टाइम का मैनेजमेंट करिए। थोड़ा थोड़ा रास्ता चलने से रास्ता जैसे कम हो जाता है, रोज रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से, थोड़ा थोड़ा तैयारी करने से हमको उसी समय एग्जाम के समय में ज्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। और मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो देखो, मैं जैसा ईमान जी ने अभी क्वेश्चन किया था शुरू में, तो मैंने थोड़ा बताया। हम लोगों ने बचपन से एक चीज सीखी, वो है अनुशासन। और अनुशासन और संस्कार बहुत आसानी से हमारे जीवन के हर काम में सम्मिलित हो जाए। उसके लिए सबसे अच्छा जो हमारा मंदिर है वो हमारा यही शिशु मंदिर और विद्या मंदिर है। यहाँ से हम सीखते हैं। अनुशासन भी आना चाहिए, समय की पाबंदी भी आनी चाहिए, संस्कार भी आने चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना भी हमको आना चाहिए। ये सब अगर हम जीवन में कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें हमारी आसान हो जाती हैं। और
मैंने अभी अपनी दिनचर्या जो बनाई है, मैं प्रातःकाल रोज 5 बजे उठता हूँ। चाहे मैं रात को जितने बजे भी सोऊं, 5 बजे मैं उठ जाता हूँ। हालांकि आजकल सर्दियों के टाइम में उजाला बहुत लेट होता है, लगभग 6:30 बजे के बाद उजाला होता है, लेकिन मैं 5 बजे उठ के थोड़ा अपना ध्यान करता हूँ या जो भी योग करता हूँ, संध्या करता हूँ थोड़ी देर। उसके बाद मैं अपने 7:30 बजे के बाद प्रातःकाल सारे कार्यक्रम दिन भर के लिए करता हूँ और रात तक 10-11 और कभी कभी 12 भी बज जाता है। तो उसको जैसी आवश्यकता होती है, किसी दिन ज़्यादा आवश्यकता होती है तो ज़्यादा करते हैं, कभी थोड़ा सामान्य होता है तो सामान्य तरीके से करते हैं। इसलिए टाइम का मैनेजमेंट हर एक व्यक्ति को करना चाहिए और बहुत हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए कि एक ही दिन में सब काम करना है, आज ही सारी चीज करनी है, आज ही सारा जो है हमको जो है सारी पुस्तक आज ही पढ़ देनी है। इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि अपनी प्राथमिकता तय करके हमको टाइम का मैनेजमेंट करना चाहिए। नमस्कार, मैं दीपांशु गोस्वामी, कक्षा 9 की छात्रा। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आपके अनुसार बच्चों के जीवन में नेतृत्व का कितना महत्व है? क्या आपको लगता है कि बच्चों में ये जो क्वालिटीज आती हैं सारी स्कूल से ही आनी चाहिए? ये हम कैसे कर सकते हैं? यस सर। दीपांशी, नेतृत्व का अर्थ अंग्रेजी में होता है लीडरशिप। यस सर। और नेतृत्व क्या होता है? नेतृत्व क्या होता है आपको पता है? नहीं पता सर, है? किसी भी मतलब कोई भी किसी का हेड होता है तो हाँ, लीडरशिप। ये सबसे अच्छा, बहुत अच्छा आपने बताया कि जो है जो सबका हेड होता है। और हेड कौन होगा? जो सबसे अच्छा काम करेगा, यस सर। या जो जिसको सब कुछ के बारे में पता होगा, या जो सबको अच्छा रास्ता दिखा सकता होगा, यस सर। सबको मार्ग दिखाने वाला, सबका नेतृत्व करने वाला, सभी चीजों की जानकारी रखने वाला और सबसे ज्यादा अच्छा काम करने वाला, अच्छा परिश्रमी हो, अच्छा पराक्रमी हो, अच्छा उसका समर्पण हो अपने काम के प्रति, तो वही सबको रास्ता दिखा सकता है ना। यस सर। तो इसलिए नेतृत्व का महत्व हर जगह है। और मैं तो ये कहूंगा कि आप सभी भैया बहन सब नेता बनोगे नेता? कौन कौन नेता बनेगा? जरा हाथ खड़ा करो। अरे अरे भाई, अरे ये ऐसे नेता जैसे मैं बैठा हूं यहाँ पर, अजय टमटा जी बैठे हैं, ये 4-5 और बैठे हैं मेरे साथ, ये कुर्ता पजामा वाले, ऐसे भी कुछ 2-4-5 बन जाओगे तो कोई बुराई नहीं है। अरे अब तो बहुत लोग नेता बन गए हैं। चलो बेटा, आप अपने अपने हाथ नीचे कर दीजिए। देखो, मैंने अभी कहा कि नेता कौन होता है? नेता वो होता है जो सबको रास्ता दिखाता है। नेता वो होता है जो सबसे अच्छा काम करता है। नेता वो होता है जिसके अंदर अच्छा कैलिबर होता है। नेता कौन होता है? जो बुद्धिमान होता है। नेता कौन होता है? जो विवेकशील होता है। नेता वो होता है जो अपने काम को सबसे अच्छे तरीके से करता है, उसको हम नेता कह सकते हैं। या जिस काम को भी वो कर रहा है, वो काम सर्वोत्तम कर रहा है, सबसे अच्छा कर रहा है। तो आप बताओ कौन कौन नेता बनेगा? जगह जैसे हम नेताओं के लिए किसको कह सकते हैं? अगर वैज्ञानिकों की बात करें तो हम हमारे देश के राष्ट्रपति रहे प्रोफेसर कलाम। प्रोफेसर कलाम का नाम कितने लोगों ने सुना था? उन्होंने क्या लिखा था? अग्नि की उड़ान लिखा था, एक किताब किसी ने पढ़ी। उन्होंने विजन 2020 लिखा था।
वो एक मछुआरे के घर में पैदा हुए थे। उनकी जीवनी में आप लोगों ने पढ़ा किसी ने कि वो एक मछुआरे के बेटे थे, रामेश्वरम के तट पर पैदा हुए और रामेश्वरम से यात्रा, परमाणु संपन्न राष्ट्र है, उसमें प्रोफेसर कलाम की बहुत बड़ी भूमिका थी। इसलिए हम उनको कह सकते हैं कि साधारण से असाधारण की जिसने यात्रा करी वो वैज्ञानिकों के क्षेत्र के क्या, जोर से बोलिए, लीडर थे वो, हम उनको कह सकते हैं। आज क्रिकेट सबसे अच्छा कौन खेलता है, किसका नाम तो आप लोगों ने सुना है? अरे अलग अलग क्यों बोल रहे हो? अच्छा, थोड़े दिनों पहले मास्टर ब्लास्टर किसको बोलते थे? सचिन तेंदुलकर को ना। तो हम उनको कह सकते हैं कि वो क्रिकेट के नेता, क्रिकेट के क्षेत्र के नेता। ऐसे ही आप लोगों ने मेट्रो मैन का नाम सुना है? मेट्रो मैन का नाम सुना? इंफोसिस के चेयरमैन एस नारायण मूर्ति का नाम सुना, जिन्होंने आईटी के क्षेत्र में बहुत काम किया, आप लोग पढ़िएगा। तो हम कह सकते हैं उनको कि वो आईटी के क्षेत्र के नेता। इसी प्रकार से कोई अच्छा डॉक्टर होगा, कोई अच्छा पत्रकार होगा, कोई अच्छा वैज्ञानिक होगा, कोई अच्छा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करने वाला होगा, कोई अंतरिक्ष में जाने वाला होगा। तो हम उनको कह सकते हैं कि वो उस क्षेत्र के नेता। तो ऐसे नेता आप लोग भी बनोगे ना। तो इसलिए हम लोगों को जीवन में हमेशा नेता बनने के बारे में विचार करना है, अपना पूरा काम नेता बनने के लिए करना है। ये नहीं कि केवल ये पॉलिटिक्स में आके नेता बनने वाली बात नहीं है, उसमें से भी कोई बुराई नहीं है, अच्छे लोग नेता उसमें भी आने चाहिए। लेकिन हम जिस क्षेत्र में भी जाएंगे उस क्षेत्र में हम लीडरशिप देंगे, यानी कि उस क्षेत्र में सबसे अच्छा काम करेंगे। तो इसका इतना महत्व है, ठीक है? यस सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नैतिक विशिष्ट कक्षा 11 का छात्र आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या नाम बताया? नैतिक विशिष्ट। नैतिक। मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें टीम वर्क का कितना महत्व मानते हैं और हम कैसे एक टीम की तरह कार्य कर सकते हैं? राजनीतिक काम हो, पारिवारिक काम हो, कोई इंस्टीट्यूशन चलाना हो, उसमें टीम वर्क का बहुत बड़ा महत्व है। टीम वर्क होने से बड़ा सा बड़ा काम बहुत आसानी से हो जाता है। और टीम लीडर को चाहिए कि वो सभी की चिंता करे, सबका ध्यान करे, एक टीम बनाए, कोई लक्ष्य तय करे, कोई टारगेट दे, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए जब सामूहिक रूप से सब आगे बढ़ते हैं और जल्दी जो कठिन से कठिन रास्ता होता है, जैसे भगवान राम ने टीम वर्क करके रामेश्वरम में क्या बनवा दिया था? राम सेतु बनवा दिया था, जिसमें जो है बड़े बड़े नल, नील, अंगद, जामुन, हनुमान और गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया था। वो एक टीम वर्क था। तो मैंने ये इसलिए बोला है कि भगवान राम के समय का कि टीम वर्क का महत्व इतना है कि कोई असाधारण काम भी साधारण तरीके से संपन्न हो जाता है। उसका सभी क्षेत्रों में बहुत महत्व है। आशा कुमारी, कक्षा 11 की छात्रा। आपसे मेरा प्रश्न यह है कि हमारे जीवन में हमें कई बार तनाव होता है। आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपको तो तनाव हुआ ही होगा, तो आपकी इस बारे में क्या राय है? की जो भाग दौड़ है, आजकल की जो हम लोगों की बहुत व्यस्त दिनचर्या है और बहुत सारे जीवन की चुनौतियां हैं, केवल एक मुख्यमंत्री को ही नहीं, मंत्री को ही नहीं, सभी को अपने अपने क्षेत्रों में तनाव होता है। और कई बार हमको लगता है कि अरे, ऐसा भी लग सकता है कि थोड़ी देर के लिए ये लोग जो राजनीति में काम करते हैं, ये विधायक बन गए, मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, तो ये तो अरे बहुत अच्छे से रहते होंगे, बहुत बढ़िया। उनको नजदीक से अगर देखोगे तो उनका जीवन बहुत कठिन होता है।
इसी प्रकार से हम किसी व्यापारी को देखेंगे तो हमको लगता है कि उसके घर में बड़ी बड़ी गाड़ी है, बड़ा मकान है, उसके बैंक में बहुत पैसे होंगे, बहुत सारे लोग उसके साथ काम कर रहे होंगे, ये तो बड़े आराम से रहता होगा। लेकिन उसको भी नींद नहीं आती है, उसको भी परेशानी होती है। अब हम लोग सोच लें कि हमारे गुरुजी लोग हैं, ये देखो हमको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, फिर घर जाके अनियमित और संयमित जीवन जीते हैं, अनुशासन में रहते हैं, इनकी अपनी परेशानियां हैं। तो मतलब एक किसान के बारे में, जो बड़ा किसान है, बहुत लोग सोचते हैं किसान तो दिन भर काम करता है, रात को आराम से सो जाता होगा, उसको भी चिंता रहती है कि कभी किसी बार बारिश अच्छी नहीं होती है, कभी बारिश ज्यादा हो जाती है, कभी ओला गिर जाता है, कभी सूखा पड़ जाता है। तमाम प्रकार की परेशानियां हर एक के जीवन में, हर एक के जीवन में परेशानियां होती हैं। इससे क्या हो गया, जरा सा बैठा दीजिए सबको, थोड़ा हल्ला क्यों कर रहे हैं, बैठा दीजिए थोड़ा 2 मिनट। इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन इन्होंने करा है। देखिए, तनाव हर एक को होता है, मनुष्य का स्वभाव होता है कि उसको चिंता होती है, परेशानी होती है, तनाव बढ़ता है। लेकिन सबसे अच्छी बात है तनाव को समाप्त करने की, कि आप जो भी काम करें वो भगवान को साक्षी मानते हैं। हे भगवान, मैं ये काम आपको साक्षी मान के कर रहा हूं, और मैं ये अच्छे के लिए कर रहा हूं, और मन भी अच्छा होना चाहिए, विचार भी अच्छा होना चाहिए, और वो काम अच्छा होगा, खराब होगा, उसका परिणाम आपके पक्ष में आएगा, नहीं आएगा, ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है अपने प्रयास को पूरे प्रयास के साथ पूरा करना, पूरे प्रयास के साथ प्रयास में लगना, यानी कि उसके लिए संपूर्ण प्रयास करना। बाकी फल कौन देता है? फल हमारे हाथ में नहीं होता है, उसका परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता है, तो हमको उसके लिए क्यों परेशान होना। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है ना कि जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध के अनुसार अच्छा खाना मिलता है किसी को नहीं मिलता है, किसी को भूखा रहना पड़ता है, किसी को अच्छे कपड़े मिलते हैं, किसी को अच्छा मकान मिलता है, किसी को अच्छा काम मिलता है, किसी को अच्छा घर मिल जाता है। ये प्रारब्ध है, इसलिए हमको वो तो प्रारब्ध के अनुसार सब मिलना है। तो ये मानना चाहिए कि हमारे सामने जो काम है उसको पूरी ईमानदारी के साथ हम करेंगे तो हमको तनाव जो है अपने आप कम हो जाएगा। यानी कि मन में कोई विकृति नहीं रहे कि हमने ये काम और अच्छा हम कर सकते थे, हम इस काम में और प्रयास कर सकते थे, या मैं जान के ये काम मेरे सामने आया है, सही और गलत का विचार किए बिना मैंने निर्णय ले लिया और गलत को सही कर दिया, सही को गलत कर दिया, तो मुझे तो तनाव होगा ना। और मैंने पूरे विवेक से भगवान को साक्षी मान के अगर कोई निर्णय लिया, उसके बाद परिणाम जो भी होगा मैंने अपनी तरफ से अच्छा सोच के किया, तो भगवान के यहाँ भी मेरा अकाउंट बनेगा। हम लोगों का, सब लोगों का भगवान के यहाँ एक अकाउंट बनता है। जब हम अच्छा काम करते हैं तो अकाउंट में पैसा जैसे बढ़ता है ना, बैंक में बैलेंस बढ़ता जाता है, वैसे ही जब हम अच्छे काम करते हैं तो भगवान के यहाँ जो हमारा अकाउंट खुला होता है, उस अकाउंट में अच्छी चीजें बढ़ती जाती हैं, जो हमारे पुण्य के रूप में जमा होती रहती है। और जब हम खराब काम करते हैं तो वो जो है हमारा पुण्य का खजाना खाली हो जाता है, और जो खराब चीजें हैं वो बढ़ जाती हैं। जब खराब चीजें बढ़ जाती हैं तो फिर तो हमको तनाव होना ही होना है ना, जब हमको खुद ही याद आएगा कि हमने तो बहुत सारे गलत काम कर दिए हैं। तो इसलिए अच्छे काम करने हैं, अच्छे काम करेंगे तो तनाव नहीं होगा। थैंक यू सर।